बहुजन समाज की टीम के खास व्यक्ति जो रोज दिखते हैं बहुजन समाज की चर्चा में और संचालन करते दिखाई देते हैं, पूरे देश के तमाम जानकारों से सवाल जवाब करते हैं। मैं उनसे कहूंगा तिवारी जी से कि वे पुलवामा की घटना को लेकर और साथ ही जो कर्नाटक के चुनाव हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ वहां गिर रहा है, तमाम सर्वे जो आ रहे हैं उसमें 70-75 सीटें भाजपा जीतती दिखाई दे रही है और कांग्रेस 130 से 150 सीटें जीतती दिखाई दे रही है। इसी को लेकर भाजपा में बड़ी बगावत है और जगदीश शेट्टार ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है भाजपा से नाता तोड़कर। तो इसको भी लेकर आप प्रकाश डालें तिवारी जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारत का प्रजातंत्र, भारत का नक्शा, प्रजातांत्रिक भारत का नक्शा सामने रखिए तो इस समय गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश होते हुए असम तक एक अपराध तंत्र की सीधी रेखा खींचती है और इसके शीर्ष पर हमारा बैठता है जम्मू और कश्मीर। यहाँ का तो पूरा अपराध तंत्र आपको दिखाई पड़ रहा है और जम्मू कश्मीर में फिलहाल वहां पर इनकी टोपी उछाल दी गई है। और इनकी टोपी उछालने वाला कौन है? तो एक बहुत ही जिम्मेदार आदमी जो इनका अति विश्वसनीय रहा है, और इन्हीं का नहीं, वो प्रजातंत्र का अति विश्वसनीय आदमी रहा है, जन आंदोलनों का विश्वसनीय आदमी रहा है। और उसकी आत्मा उस समय भी कराह रही थी, जैसा उन्होंने अपने वायर को इंटरव्यू उन्होंने दिया है, करण थापर जी ने इंटरव्यू लिया, और मुख्य मीडिया से वो गायब है। जो इनकी मेन मीडिया है उसमें कहीं चर्चा नहीं है। लेकिन इस मेन मीडिया में चर्चा न होने के बावजूद आज की तारीख में देश के पैमाने पर करण थापर का वह इंटरव्यू पूरे के पूरे देश में और पूरी दुनिया में आज की तारीख में व्याप्त है। उस समय भी बार बार यह बात उठ रहा था, या कोई भी अंधा आदमी भी, कोई भी आदमी हो तो इतने हाई सिक्योरिटी की चीज को 300 किलो आरडीएक्स आपके उस रास्ते पर विराजमान है जहां से कि वह क्षेत्र पूरा प्रतिबंधित है और इतना हाई सेंसिटिव वो स्थान है, और वहां से इतनी जो है सो गाड़ियां आपकी फौज की वहां से जा रही हैं और वहां विस्फोटक को आप पकड़ नहीं पा रहे हो, रास्ते में कोई सुरक्षा नहीं है। और उसके बाद उस समय भी सबकी जिज्ञासा थी और तब से लेके आज तक उसका कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। सच बात तो यह है कि मुख्य मीडिया, गोदी मीडिया इनके कब्जे में है। विपक्ष भी उन चीजों को जिस तरीके से उठाना चाहिए था उस तरीके से नहीं उठा पाया, और फल ये हुआ कि वो उसकी फोटो लगा करके और पाकिस्तान का एंगल लेकर के ये बार बार जीते हैं। और वही स्थिति को आज की तारीख में अपने सत्यपाल मलिक जी ने जो पुरानी चीजें, उसमें से कुछ और नई बात नहीं कर रहे हैं, वो बात जनता के बीच में, जनता के दिल दिमाग में थी। हाँ, लेकिन ये उन्होंने अधिकृत रूप से इन्होंने खुलासा कर दिया कि ये बात थी, और इनको बाकायदे विधिवत कहा गया। ये छटपड़ा रहा था आदमी कि हमारे आदमी मारे जा रहे हैं, हमारे आदमी मारे जाने वाले हैं, उनकी हत्या हो जाएगी। लेकिन इनको कहा गया तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। अजित डोभाल ने इनको कहा, राजनाथ सिंह ने इनको कहा, और प्रधानमंत्री जी ने कहा। प्रधानमंत्री जी उस समय ऐसी, माने देश का प्रधानमंत्री एक विदेशी पत्रकार के साथ इस तरीके से मशगूल है कि उसको देश दुनिया से कटा हुआ है। देश का कोई आदमी उससे संपर्क नहीं कर सकता है, शासन प्रशासन का कोई आदमी उससे संपर्क नहीं कर सकता है। सत्यपाल मलिक जैसा राज्यपाल, उस सेंसिटिव प्रांत का राज्यपाल, उससे बार बार प्रयास करता है संपर्क करने का, और संपर्क नहीं हो पाता है। और संपर्क कैसे होता है? तो साहब 1 घंटे बाद एक ढाबे से वो फोन करते हैं। अब हमारे देश की ये स्थिति हो गई कि हमारा प्रधानमंत्री को अपने एक हाई सेंसिटिव राज्यपाल से बात करने के लिए एक ढाबे की फोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये तो सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही दिखाई पड़ रही हैं जैसे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश ही क्यों, हम गुजरात से उठाते हैं अतीत, उसके पहले चाहे जो रहा हो, उसका चाहे जो इतिहास रहा हो, लेकिन उसका एक इतिहास यह भी है कि वो 5 बार विधायक रहा है, 1 बार सांसद रहा है, और राजनीतिक दलों से रहा है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि रहा है, अपना दल का प्रतिनिधि रहा है, बहुजन समाज पार्टी से भी संबंध रहे हैं उसके, और उसका यह कहीं जिक्र नहीं होता है।
ठीक है, पीछे उसका चाहे जो इतिहास रहा हो, लेकिन फिलहाल जो उसकी गिरफ्तारी हुई है, वो गिरफ्तारी में जो उसके ऊपर मुकदमा फ्रेम हुआ है वो हुआ है कि साबरमती जेल में वह बंद है। जिस मुकदमे में उसको गिरफ्तारी हुई है और उसका जो इंट्रोगेशन चल रहा था, उसमें वो साबरमती जेल में बंद है। वो आदमी साबरमती कहाँ है? गुजरात में है। वहां सरकार किसकी है? और वहां के जेल से अगर संचालन हो रहा है तो जैसे ही उसके ऊपर केस लाज हो रहा है, तत्काल पहले तो गुजरात सरकार को की जवाबदेही बनती थी कि आपके यहाँ के जेल से इतना बड़ा जो है सो हादसा किया जा रहा है, इतना बड़ा नेटवर्क संचालित हो रहा है कि पाकिस्तान से हथियार मंगा ले रहा है और तरह तरह की साजिश कर दे रहा है। और उसके बाद उस आदमी का 2 नाबालिग बच्चे आज की तारीख में किशोर गृह में है। एक बच्चा उसका जो है इनकाउंटर कर दिया जाता है झांसी में, और इस आदमी को, और इसका भाई भी विधायक रहा है अरशद, और इन दोनों लोगों को हाथों में हथकड़ी लगी हुई है और पुलिस की कस्टडी में है। और 3 आदमी आते हैं और उनको सटा करके गोली मार देते हैं। और वो बच्चे कौन हैं? तो वो बच्चे 18 से 23 साल के बच्चे हैं, जिनके परिवार वालों ने विधिवत कह दिया कि घर से इनका कोई संबंध नहीं है, वो बिल्कुल नकारा है। और स्थापित हो चुका है कि वो लोग बजरंग दल से संबंधित रहे हैं 2 साल पहले। 2 साल से तो ये बजरंग दल ही अस्तित्व में नहीं है। और यह ऐसा संगठन है जो अपनी सुविधानुसार जिसको चाहे उसको कह देता है कि ये तो हमारे सदस्य नहीं है, हमारे सदस्य नहीं रहे हैं। और उसके बाद परिस्थिति जन्य साक्ष्य बताते हैं कि उनके पास जो पिस्टल मिली है वो सेमी ऑटोमेटिक जिग्ना पिस्तौल है और तुर्की मेड की पिस्तौल है। 18 साल के बच्चे, 18 से 23 साल के बच्चे जिनकी कोई आमदनी नहीं है, जो आवारा टाइप घूम रहे हैं, उनके पास, और वो तीनों, एक आदमी बांदा का है, एक आदमी हमीरपुर का है, एक आदमी कासगंज का है। ये तीनों लड़के 3 जगह से और तुर्की से पिस्तौल मंगा करके और पुलिस कस्टडी में हाथों में हथकड़ियां जिसके लगी हुई हैं उसके करीब पहुंचते हैं। और वो जो अभी अभी आराधना जी बता रही थी कि वकील को भी मिलने की इजाजत नहीं होती है। ऐसे में वो पत्रकार वहां जाते हैं और जो परिस्थित जन साक्ष्य लोग बता रहे हैं कि वो बाकायदे पुलिस की जीप से उतारे गए हैं वहां पर, और वो जाकर के सटा के गोली मार देते हैं और उनको तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके ऊपर खरोच तक नहीं आती है। और 3 के साथ जो FIR दर्ज की जाती है, 2 अज्ञात की भी अपना दर्ज की जाती है। इसका मतलब है कि अभी 2 लोगों को और बचाने की व्यवस्था है, और वो उन 2 लोगों में कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। अपना पुलिस को इंट्रोगेशन करना है वो वकील से, और उससे बेहतर इस बात को कौन जानता है। तो इस तरीके का जो अपराध तंत्र पूरा विकसित हुआ हमारे देश में, निश्चित रूप से आज की तारीख में बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। और ऐसी हालत में अब आप और जो चर्चा कर रहे हैं अपने चुनाव का, तो कर्नाटक में चुनाव हो रहा है। कर्नाटक के साथ साथ ये कर्नाटक के चुनाव तो बहुत ज्यादा चर्चा में है इस समय, और वहां जो स्थिति परिस्थिति बन रही है हम सब लोग देख रहे हैं कि भाजपा की वहां हालत खराब है। और वही अकुलाहट है उनकी जो कि देश के पैमाने पर वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी निकाय चुनाव हो रहा है, और निकाय चुनाव में हम खास करके जिक्र करेंगे बनारस का, जो हमारे मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। और मोदी जी विधानसभा से लेकर के गांव पंचायत तक के चुनावों में उनकी सक्रिय भूमिका रहती है। पिछली बार विधानसभा चुनाव के लिए हफ्ता भर तक कैंप किए हो बनारस में। आज तक कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ता है, और हमको तो लग रहा है कि वो ये नगर निकाय चुनाव के लिए भी उनको कैंप करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में जो वहां स्थिति है वहां पर मुख्य रूप से 3 लोग महापौर के, और वो जो वाराणसी नगर निगम जो है आज की तारीख में उसमें 100 वार्ड हो गए हैं। और 100 वार्ड का मतलब ये होता है कि 3/4 मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें 3/4। और अगर वहां हारते हैं तो आप इसको स्पष्ट रूप से यह मोदी की हार मानी जाएगी। लेकिन जो वहां स्थिति बनी है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही सामान्य सा उनका कैंडिडेट है विद्याधर राय जी, तो वो क्या लड़ेंगे, वो तो मोदी जी लड़ते हैं। और कांग्रेस से भी एक बहुत ही
प्रबुद्ध और बहुत ही जनप्रिय नेता, छात्र नेता रहा है। हालांकि वो 4 बार 5 बार वो जो ये विधानसभा का सीट हारते रहे हैं, वो वहां लड़ रहे हैं अनिल श्रीवास्तव जी। और समाजवादी पार्टी भी बहुत ही अपने कर्मठ और वफादार अपने प्रत्याशी को और मजबूत प्रत्याशी को, जो 1990 से आज तक लगातार एक वार्ड में वो जीतते रहे हैं और उनका अपना इतिहास रहा है और एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है। तो इस तरीके से वहां मजबूती के साथ कांग्रेस, सही माने में तो वहां कांग्रेस और सपा के ही ऐसे कैंडिडेट हैं जिसको पूरा बनारस जानता है और उनको इसकी जिम्मेदारी मिलनी ही चाहिए। लेकिन अब चूंकि मोदी जी भी लड़ेंगे तो ये स्थिति है, ये स्थिति है नगर निगम की। और ये स्थिति केवल बनारस नहीं है, ये स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश भर में अपना हो रही है। और एक लंबे विवादों के बाद ये इसको वो बार बार चुनाव टालने की कोशिश करते रहे। तो इन सारी चीजों से ध्यान हटाने के लिए एक तरीके से अतीक अहमद का जो मामला है वो तो टारगेटेड किया गया है। जिस तरीके से पुलवामा का कांड कराया गया और उसमें पाकिस्तानी एंगल लेकर के पूरे देश के पैमाने पर किया गया, तो यह अतीक अहमद का भी मर्डर, उनके पूरे खानदान का मर्डर और उसको सामने रख करके ये मोबिलाइज करने की कोशिश की जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश भर में। और योगी जी अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं। आज की तारीख में हिंदुत्व का चेहरा, जैसे एक जमाने में आडवाणी हुआ करते थे हिंदुत्व का चेहरा, उसके बाद मोदी जी हो गए हिंदुत्व का चेहरा, वैसे ही आज की तारीख में मोदी जी अब थोड़ा सा शांति बरत रहे हैं और ये हार्डकोर जो चेहरा बन रहे हैं अपने जोगी जी बन रहे हैं। और एक जो नया मुल्ला असम में भी आ गया है अपना विश्व शर्मा जी। तो इसमें इनमें होड़ लगी हुई है विश्व शर्मा और जोगी में कि कौन किसको सुपरसीड करेगा। तो जोगी जी का यह पूरा का पूरा जो अपराध शास्त्र है वो जनतंत्र की पूरी हत्या के लिए। और जोगी जी के सामने तो है, अभी भी कह रहे थे कि न्यायपालिका क्या है, अरे यह तो वो लोग हैं जो संविधान की शपथ लेकर के और संविधान की हत्या करके बाबरी मस्जिद गिरवाते हैं और कहते हैं कि हम तो राम के लिए अपनी सरकार को शहीद कर दिए। तो जोगी जी कौन सी चीज है, कौन सी न्यायपालिका, कौन सा क्या, तो ये सारी चीजें हैं। और जबकि इसके साथ साथ आज की तारीख में न्यायपालिका अभी एडीआर ने अपनी रिपोर्ट दी है कि चुनाव आयुक्तों का भी जो चुनाव आयोग की नियुक्ति हुई है अरुण गोयल जी, उनको लेकर के कमेंट किया गया है ये गलत है, इनकी नियुक्ति सीधे ये सरकार से नहीं होनी चाहिए और ये लोग पक्षपात करते हैं सारी चीजों को। उसकी नियुक्ति के लिए सीजीआई, प्रधानमंत्री और विपक्षी दल का नेता, ये तीनों की सहमति से ही कोई नियुक्ति होनी चाहिए। अभी सुमन जी बता रहे थे कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई पद खाली नहीं है। तो इस तरीके से यह पूरा सप्ताह हमारा एक तरीके से अपराध तंत्र का विस्तारित रूप दिखाने वाला है, देने वाला है। धन्यवाद तिवारी जी।